हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 4 मई 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। आज के न्यूज़ में द हिंदू में कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो हमारी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी को आज हम देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहा हो, वो स्टडी आईएएस का कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकता है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो ये आप ना भूलें, इसका आप फ़ायदा उठाएं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन से संबंधित, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में अगर आपको कठिनाई आ रही हो, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जीमेल, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हो। अब लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज़ डिस्कशन। आज का फर्स्ट से लेकर 5th पेज तक आज हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी जिसको हम कवर करते। हमारा एडिटोरियल डिस्कशन ही नहीं है, हम पूरा द हिंदू में जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है उन सभी को हम डिस्कशन करते हैं। तो आज डायरेक्टली 6 पेज नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक एडिटोरियल है, पेंडेमिक्स विदाउट बॉर्डर्स साउथ एशिया इवोल्यूशन। यहाँ पर इन्होंने राइटर ने कुछ व्यूज़ रखे हैं, एक्सट्रीम व्यूज़ रखे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है कि ये हो गया वो हो गया, साउथ एशिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, हिंदुइज्म चल रहा है इंडिया में आरएसएस काम कर रहा है, इंडिया में वो काम कर रहा है। ये इनकी थॉट्स है। हमको एक कंस्ट्रक्टिव थॉट्स डेवलप करनी है और इस टाइप से हमको बिहेव करना है कि हम बैलेंस हैं। हमको ज़रूरत नहीं है ये आर्टिकल पढ़ने की। अगर आप नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज यूपीएससी के रिलेवेंट आर्टिकल नहीं है। स्लो रिलीज, जो भी लॉकडाउन है उसको कैसे धीरे धीरे हम स्लो करें, मीन्स कैसे उससे बाहर आए, इसके लिए है। तो लॉकडाउन, कोरोना वायरस बहुत बढ़ चुके हैं तो कोई ज़रूरत इसको नहीं है पढ़ने की। नो कम्फर्ट इन नंबर, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के बारे में बोला गया है कि वेस्ट बंगाल जो नंबर ऑफ डेथ है उनको छुपा रहा है, वो गलत बात है। तो ये भी कंट्रोवर्सी का पार्ट है। दीदी और मोदी जी लड़ते रहते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो ये सेंटर और वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम है, तो नो नीड टू रीड। इंडियाज डिजीज सर्विलेंस सिस्टम नीड्स ए रिपोर्ट, ये हमारे लिए काम का है। इस आर्टिकल को हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसमें से क्या क्या मेन पॉइंट है वो हम निकाल लिए हैं। अगेन जो टॉपिक है 7th पेज पर, वो है नो रिलीफ फॉर नो वेहर पीपल। तो यहाँ पर आइडिया ऑफ टू इंडियाज, इसके आधार पर हम पूरे एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे। आइडिया ऑफ टू इंडियाज याद रखना। तो ये हमारे लिए एडिटोरियल काम का है, ये कोई काम का नहीं है। बीइंग रॉन्ग, ये एडिटर से संबंधित है। ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड-19, यहाँ से न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल मॉडल, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? पिछली बार भी यूपीएससी में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि क्या है, उसमें कौन से देश हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा किसका लगा हुआ है। हम यहाँ आज न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे डायरेक्टली। अब 10th नंबर पेज पर हमारे काम की न्यूज़ है, वो है पीएम केयर्स। इसके बारे में अगेन डिस्कशन करेंगे, पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। पीएम केयर्स कई बार न्यूज में आया है। त्रिपुरा ग्रुप्स अपोज सेटलमेंट ऑफ ब्रूज कम्युनिटी एक है, इसके बारे में हम देखेंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में एक दो पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी 2019 में इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। एफसीआई पे किसी दिन अच्छे से लेक्चर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट। आज का फर्स्ट टॉपिक है इंडियाज डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम, द हिंदू के पेज नंबर 6। इसमें कहा गया है राइटर के द्वारा क्या, कि भारत में बीमारी निगरानी प्रणाली को लेकर जो एक सुदृढ़ता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें कमी है। हमारे यहाँ एडवर्स मेडिकल कंडीशन है, इनका कहना है वो प्रिविलेंट, मीन्स प्रिविलेंट करना का मतलब होना इंडिया में। इन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर कुछ एज जो ग्रुप हैं, जैसे जो एडल्ट हैं जिनकी एज आफ्टर 60 है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। माल न्यूट्रिशन जिनमें है, कुपोषण, मीन्स जिनकी कुपोषण जब होगा तो उनकी डिजीज से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम।
अब दो आता है हमेशा न्यूज में, एक आता है माल न्यूट्रिशन, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आपको जितनी कैलोरी भोजन की जरूरत पड़ती है उतनी आप नहीं ले पा रहे हो, मीन्स आपको भोजन ही नहीं मिल रहा। जबकि अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, अल्प पोषण में यहाँ पर पर्टिकुलर आपको भोजन तो मिल रहा है, लेकिन भोजन में जो रिक्वायरमेंट्स है, कोई न्यूट्रिएंट की जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, मान सकते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अगर आयरन नहीं है आपके भोजन में तो ये होता है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। लेकिन माल न्यूट्रिशन सबसे डेंजर वाली प्रॉब्लम है, यहाँ तो भोजन ही नहीं मिलता है लोगों को खाने के लिए। तो कुपोषण एंड एज, ये दो बड़ी प्रॉब्लम है। पूरा आर्टिकल में जो एक वर्ड है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो था साइलेंट एपिडेमिक्स। बस इस एक वर्ड से पूरा आर्टिकल का पूरा सार निकल कर आ जाता है। अब आगे का जो है वो वैल्यू एडिशन है, केवल 2-3 वर्ड्स थे जो आर्टिकल में हमारे काम के थे। अब हम खुद से पूरा एनालिसिस करेंगे। साइलेंट एपिडेमिक्स क्या होता है? आर्टिकल में ये कहा गया कि कोरोना वायरस जो था उसको पूरे वर्ल्ड में एपिडेमिक्स घोषित कर दिया गया, उससे लड़ा जा रहा है, उसके लिए लॉकडाउन हो गया, फलाना दिखाना, ये सभी मीन्स कोरोना वायरस को इतना ज़्यादा तरीके से गवर्नमेंट्स ले रही है कि बहुत बड़ी महामारी आ गई है। जबकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण ऑलरेडी महामारी चल रही है डेली। कोरोना वायरस से डेली जितने नहीं मरते उतने हमारे यहाँ डायबिटीज़ से, उतने यहाँ हमारे यहाँ पर टीबी से मर जाते हैं, एचआईवी से मर जाते हैं, हेपेटाइटिस सी बी, इनसे मरते हैं लोग। लेकिन इनकी तरफ गवर्नमेंट का उतना ध्यान नहीं है। इनको बोलते हैं क्या? साइलेंट एपिडेमिक्स। मीन्स ये साइलेंट है, वर्ल्ड इन पर ज़्यादा बोलता नहीं है, लोग भी इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल, जैसे साइलेंट एपिडेमिक्स के बारे में एक और कहा गया है कि इन सभी के लिए रोकथाम के उपाय हैं, लेकिन लोग फिर भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के कारण इनके कारण मर जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। टीबी, डॉट्स, इसके लिए डॉट्स है। डॉट्स एक कोर्स होता है पूरा दवाइयों का टीबी के उपचार के लिए। एचआईवी, एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। डायबिटीज, मधुमेह रोग, इसका भी इंसुलिन के टीके हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। हेपेटाइटिस बी, जिसका टीकाकरण कमजोर, मीन्स वैक्सीन कमजोर नहीं है, टीकाकरण कमजोर होने का मतलब टीका ज़्यादा नहीं लगाया जाता है पूरे इंडिया में। वैक्सीनेशन जो है प्रोग्राम वो उतना इफेक्टिव नहीं चल रहा है इंडिया में, इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, लोगों को पता ही नहीं चलता है। जब डिजीज हो जाती है तब जाकर पता लगता है। अगर वो पहले से वैक्सीन करवा लें तो बच जाएंगे हेपेटाइटिस बी से। मलेरिया की बहुत सारी दवाइयाँ होने के बावजूद इससे बचने के उपाय हैं तो भी मलेरिया से लोग काफ़ी मर जाते हैं। बच्चों में निमोनिया, एंटीबायोटिक है निमोनिया की, उसके बावजूद भी मरते हैं। डायरिया, दस्त की बीमारी। हेपेटाइटिस सी, ये लिवर कैंसर करता है, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर पहले से पता लग जाए तो आप इससे बच सकते हो, लेकिन इसके कारण भी लोग मर रहे हैं। अगर कोल जो डेराइव्ड पोल्यूशन है, मीन्स कोल के कारण, कोयले के कारण हार्ट डिजीज हो रही है, लंग कैंसर हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, ये सभी बड़ी प्रॉब्लम है। तो हार्ट अटैक, लंग कैंसर, अस्थमा, ये सभी क्या है? साइलेंट एपिडेमिक्स। इनके कारण लोग जो मर रहे हैं वो क्या है? साइलेंट एपिडेमिक्स। ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, ये क्या है? ब्रेस्ट कैंसर के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर के कारण काफ़ी महिलाएं मर जाती हैं। अगर ये सभी क्या है? साइलेंट एपिडेमिक्स। मीन्स इनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, जागरूकता की कमी के कारण लोग मर जाते हैं, ये एपिडेमिक्स। और इनसे काफ़ी मात्रा में लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है, जबकि कोरोना वायरस की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बीआरसीए जीन कंट्रोवर्सी, मीन्स दो जीन होती है जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए उत्तरदायी रहती है, BRCA1, BRCA2। इसकी खोज एक यूएसए की कंपनी ने की थी, मेरिएड। इस कंपनी के द्वारा इस पर पेटेंट प्राप्त कर लिया गया था दोनों जीनों को ऊपर। बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पेटेंट को खारिज कर दिया गया। ये थोड़ी सी जीन पेटेंट की कंट्रोवर्सी थी तो इंपॉर्टेंट था उस समय। फिर यूएसए कोर्ट ने कहा था कि जो जीन है जो पहले से ही हमारे शरीर में, आपने केवल उसको खोज की, इस आधार पर आपको पेटेंट नहीं दिया जा सकता। केवल उन्हीं जीनों पर पेटेंट दिया जा सकता है जो आप लैब में बनाओगे, मीन्स लेबोरेटरी में कृत्रिम रूप से बनाओगे और कोई उसका फंक्शन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सॉल्यूशंस क्या क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है उसका हम अच्छे से इंप्लीमेंट करें। PPP मॉडल जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उसके ऊपर हमको एक्सपर्टाइज हो, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट लोगों को एक्सपर्टाइज है, मैनेजमेंट अच्छा है, इसको हम इंडिया में पूरा इंप्लीमेंट करें। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देखते हैं तो उनमें बेहतरीन सुविधाएं रहती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई सुविधा नहीं रहती है।
गंदगी काफ़ी ज़्यादा रहती है, डॉक्टर्स एब्सेंट रहते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट, प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है उनमें सघन जांच हो, कोई भी छोटी बीमारी हो तो पहले से पता लग जाए कि ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है, छोटी जांच पर तो बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस बी, टीके दे सकते हैं, ये सभी। ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान, जो बच्चे हैं उनमें मल न्यूट्रिशन या फिर जो अंडर न्यूट्रिशन की एक प्रॉब्लम है वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी ठीक होती है। तो बच्चों को जो 6 मंथ तक का ब्रेस्ट फीडिंग है वो करवाना चाहिए। इंक्लूसिवनेस मीन्स हेल्थ केयर में इंक्लूसिवनेस ऐसे होना चाहिए कि चाहे हमारा गांव हो चाहे शहर हो, सभी जगह हेल्थ की फैसिलिटीज पहुंच जाए। मिशन इंद्रधनुष, इसका अच्छे से इंप्लीमेंट हो। टीकाकरण, आयुष्मान भारत, ये हम किसी दिन अच्छे से लेक्चर लेंगे। आयुष्मान भारत में जितनी भी एक पर्टिकुलर फैमिलीज है जो एक दायरे के अंदर आती है, जो गरीब हैं, लगभग 10 करोड़ फैमिलीज को यहाँ पर 5 लाख रुपए सालाना उपचार के लिए दिया जाएगा। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, उनको कोई खतरनाक बीमारी है, तो उन सभी से बचने के लिए ये लाया गया है आयुष्मान भारत। और ये 100% फंडिंग कहाँ से है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेकंड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आइडिया ऑफ टू इंडिया। तो द हिंदू के पेज नंबर 7 पर, इंडिया में गरीब भारत, एक गरीब भारत है, एक अमीर भारत है। यहां पर जरूरत की सभी वस्तुएं, चाहे एसी लो, खाना, भोजन, सभी इनके पास भरपूर है। कई बार तो इनमें मोटापा हो जाता है खा के। तो ये अमीर भारत है। गरीब भारत में आधारभूत जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इन चीज़ों की जरूरत जो रहती है लोगों को वो नहीं हो पाती। ये दूसरा भारत है। मीन्स भारत 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। श्रमिक इनमें आते हैं, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के, जिनको कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली हुई है। अब जो आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इंडिया एक तरह से 3D से कहाँ जा रहा है, 4D की तरफ बढ़ रहा है। मीन्स 3D में डर्टी, गंदे काम, डेंजरस, खतरनाक काम, डिफिकल्ट काम। ये डर्टी की बात करें तो मैला ढोना, मीन्स मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसमें जाति व्यवस्था से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि लोग अपने हाथ से ही जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटर रहता है उसको साफ करते हैं, मानव अवशिष्ट रहता है उसको हाथ से साफ करते हैं लोग। और पर्टिकुलर एक जाति के लोग करते हैं, जो निचली जाति बोली जाती है हमारे समाज में, उनके द्वारा ऐसा किया जाता है, जबकि ये मानवीय रूप से गलत है। डेंजरस, खतरनाक। और आर्टिकल 46 जो हमारा संविधान का आर्टिकल 46 है, उसमें गवर्नमेंट के ऊपर ये लाइबिलिटी है डीपीएसपी में कि वो ऐसी जातियों का जो SC ST है या निचली जातियां हैं उनके उत्थान का काम करेगी। खतरनाक, जैसे पटाखे बनाने वाला, बारूद के जो भी काम है उनमें काम लिया जाता है। माइनिंग, जो कठिनाई वाली कार्य है, जिसमें रेट होल माइनिंग, जो रेट की तरह चलकर नीचे माइनिंग की जाती है, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे नॉर्थ ईस्ट में। डिस्क्रिमिनेशन, अब ये 3D तो थे ही पहले इंडिया में, अब हम बढ़ रहे हैं किधर, डिस्क्रिमिनेशन की तरफ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैं एक संतुलित अप्रोच बताता हूं आपको। यहां पर गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन की तरफ नहीं बढ़ रही, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा, हमारा समाज डिस्क्रिमिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है कई तरह के मैला ढोने के मैनुअल स्क्वेंजिंग को लायबल में संज्ञेय अपराध माना है, गैर जमानती अपराध माना है, उसके बावजूद भी होती है। मीन्स हमारे समाज में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, हमारे समाज में इन लॉज को लेकर इंप्लीमेंटेशन करने की कमी है, हमारे समाज में इन लॉज को लेकर डर की कमी है। तो ये डर, ये जागरूकता, ये लाना किसकी जिम्मेदारी है? खुद समाज की, समाज के लोगों की, जो पढ़े लिखे हैं। हर काम गवर्नमेंट ही नहीं करती है, गवर्नमेंट तो केवल एक लॉ बनाती है, बाद में इंप्लीमेंटेशन, ये सब हमारा खुद का काम है। जब हम लॉ को फॉलो ही नहीं करेंगे तो कैसे गवर्नमेंट अकेली कोई नहीं होती, सारा देश मिलकर एक गवर्नमेंट चलाता है। तो इस टाइप से हमको संतुलित अप्रोच में आंसर को लिखना है। यहां पर डिस्क्रिमिनेशन, डेंजर, डर्टी, ये सब गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे समाज का प्रॉब्लम है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये जैसे मजदूरी में तो लोग यहाँ भेदभाव करते हैं, उनको कानून का डर नहीं है, तो कानून के डर के कारण एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कानून का होना चाहिए। इसमें लोगों का भी साथ होना चाहिए कि लोग विसल ब्लोअर की तरह काम करें। अगर कहीं पर मजदूरी सही नहीं मिल रही है तो जो भी हमारे बुद्धिजीवी हैं उनको यहाँ पर आगे आना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि 80% जो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। मीन्स कितने दिन तक काम करेंगे, आज काम कर लिए दूसरे दिन उनको हटा दिया जाता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। आगे राइटर ने लिखा है कि जो वर्क किया जाता है चाइल्ड लेबर के द्वारा, बाउंडेड लेबर मीन्स बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होती है कि आपको बंधुआ बना दिया जाता है, मीन्स
आप छोड़कर नहीं जा सकते काम। अगर आपको छोड़कर जाओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको डरा धमका कर काम करवाया जाता है। एंड ट्रैफिकिंग के द्वारा जो लेबर लाई जाती है, मानव तस्करी के द्वारा जो लेबर लाई जाती है, वो भी, जैसे वेस्ट बंगाल से बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़कों को बाउंडेड लेबर और ट्रैफिकिंग करके दिल्ली में कई जगह सप्लाई किया जाता है काम के लिए घरों में। चाइल्ड लेबर को हमारे संविधान में, अगेन यहाँ आर्टिकल से जोड़ना है, हमारे संविधान में आर्टिकल 24 में रेस्ट्रिक्ट किया गया है चाइल्ड लेबर को। 16 साल से कम के बच्चों को कहीं पर भी काम नहीं लगाया जा सकता, जबकि 16 से ज़्यादा और 18 से कम उनको खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। याद रखना। बंधुआ मजदूरी और ट्रैफिकिंग जो के द्वारा जो लेबर लाई जाती है, उसको आर्टिकल 23 के तहत मना किया गया है कि चाहे बंधुआ मजदूरी हो, चाहे देवदासी प्रथा हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिज्म हो, ये सभी नहीं की जा सकती। तो आर्टिकल 24 एंड 23 एंड 24 दोनों किससे संबंधित है? हमारे यहाँ पर एक्सप्लोटेशन को रोकने के लिए। तो ये याद रखना। ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन था डायरेक्ट, कि इंडिया में जो भारत के संविधान में जो आर्टिकल 24 एंड 23 मीन्स एक्सप्लोटेशन के विरुद्ध है, वो किस किस का एक्सप्लोटेशन से हमको रोकते हैं। नीड, अब हमको जरूरत क्या है? हमारा समाज इंक्लूसिव हो, मीन्स समावेशी, इक्विटेबल हो और भेदभाव रहित हो, तब जाकर हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं, किसी भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं। चाहे देश में कोई भी प्रॉब्लम हो, तभी हम जाके लड़ सकते हैं, ये राइटर का कहना है। लेबर मार्केट में क्या कहा राइटर ने, कि हम एक यूनिफाइड मीन्स एकीकृत हमारा मार्केट होना चाहिए और यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हो, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र में सभी लोगों को पेंशन मिले, सभी लोगों को क्रेडिट मिले, सभी के खाता हो, सभी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाभ मिले, सभी को जो मिनिमम मजदूरी है वो सब मिले, ये हमको जरूरत है। तो ये पूरा एक आर्टिकल था। आर्टिकल जो फर्स्ट था उसके आधार पर अगर हम देखें, आर्टिकल यहाँ फर्स्ट, राइजिंग डेथ टोल मीन्स जो हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस आर नाउ एसोसिएटेड विद more deaths globally than the tuberculosis and HIV and malaria। मीन्स हेपेटाइटिस से जो बीमारी हो रही है, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हेपेटाइटिस के कारण बीमारियां लगातार वर्ल्ड में बढ़ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ट्यूबरक्लोसिस के कारण धीरे धीरे घट रही है, तीसरे नंबर पर HIV, फिर हेपेटाइटिस बी एंड मलेरिया। तो टोटल जो हेपेटाइटिस के कारण जो बीमारियां हो रही है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, कई तरह की हेपेटाइटिस होती है जो लिवर से संबंधित रहती है जनरली, उनके कारण डेथ टोल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेशन 2016 नेचर में ये आर्टिकल छपा था। जैसे ही आप कभी भी कोई भी न्यूज नेचर से संबंधित देखो, नेचर एंड साइंस दो जर्नल है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इनमें जो भी कोई बातें लिखी हुई रहती है 100% क्या रहती है? ट्रुथ, और पूरा एक्सपेरिमेंट बेस रहती है। तो याद रखना, हेपेटाइटिस क्या है? लगातार पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, जबकि ट्यूबरक्लोसिस में कमी आ रही है, HIV में भी हम कमी कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब जागरूकता बढ़ रही है लोगों में, जबकि हेपेटाइटिस जो बी भी है वो भी लगातार बढ़ रहा है। मलेरिया पूरे वर्ल्ड में कम हो रहा है। तो ऐसा ग्राफ भी आप एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है 3 नंबर का टॉपिक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहां पर ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, चाइना एंड रसिया, ये सभी एक पूरा छोटा सा मैप है जो 5 देश इसमें शामिल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में एक एग्रीमेंट हुआ था 2014 में, जिसके द्वारा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना की गई। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई। ये सब बातें हमको याद रखना है। इसके मेंबर कौन कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। आगे क्या याद रखोगे कि मेंबर के लिए क्या कंडीशन है? यूएन का कोई भी राष्ट्र इसका मेंबर बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ऐसा जरूरी नहीं कि ब्रिक्स बैंक में केवल ये 5 ही देश होंगे, लेकिन एक गारंटी ये है, एक प्रोविजन ये है कि 55% जो वोटिंग पावर है वो हमेशा ब्रिक्स देशों के, ये जो 5 ब्रिक्स देश हैं उनके पास ही रहेगा। अगर वोटिंग राइट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या है? सभी के पास 20-20% का वोटिंग राइट है। 20% ब्राजील, 20% रसिया, 20% इंडिया, 20% चाइना, साउथ अफ्रीका 20%। जबकि IMF एंड वर्ल्ड बैंक में वोटिंग राइट USA के पास ज्यादा है। तो यहां पर क्या समानता है, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या वो कहा गया है, याद रखना, फ्यूचर में बेस्ड ऑन सब्सक्राइब्ड कैपिटल शेयर इन बैंक, जिसका जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, मीन्स जिसका ज्यादा बैंक में जितना ज्यादा योगदान होगा उसको उतना ही वोटिंग राइट मिलेगा। और प्रेजेंट में सभी का कितना है? $10 बिलियन का वोट शेयर है, इसलिए अभी समान है। तो प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में इनके पास वोटिंग राइट क्या है? समान।
4th नंबर का टॉपिक है ब्रू कम्युनिटी, द हिंदू के पेज नंबर 10। ब्रू कम्युनिटी, अब हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस बनाता है, किस आधार पर। ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस, ब्रू रिफ्यूजी एक शरणार्थी है। ये ब्रू जो है रियांग एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, जो त्रिपुरा, असम एंड मिजोरम 3 राज्यों में है। मीन्स 6 शेड्यूल एरिया, केवल मेघालय को छोड़कर, क्योंकि हमको पता है कि 6 शेड्यूल जो एरिया है वो 4 राज्यों में है, एटीएम मशीन, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, मणिपुर को नहीं है यहाँ पर। 97 में क्या हुआ, निर्जातीय संघर्ष, मीन्स जो मिजोरम के मिजो जो लोग हैं और साथ में वहीं पर ब्रू कम्युनिटी थी, मिजोरम के जो लोगों ने, मिजो जो कम्युनिटी थी, उन्होंने इनको वहाँ की स्थानीय प्रजाति मानने से मना कर दिया और इनके ऊपर निर्जातीय संघर्ष, इनके ऊपर अत्याचार करने लगे, इनको मारने लगे। ये लगभग 37 भाग कर कहाँ पहुँच गए, त्रिपुरा, और त्रिपुरा में ये शरणार्थी बनकर रहने लगे। अब क्या हुआ कि 16 जनवरी 2020 को एक एग्रीमेंट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट और मिजोरम गवर्नमेंट के बीच में कि जो ब्रू कम्युनिटी जो भागकर त्रिपुरा में आ गई है मिजोरम से, इनको यहीं पर ही वोटिंग राइट दे दिया जाएगा, कहीं कहाँ पर, त्रिपुरा में, ताकि दोबारा मिजोरम में उन पर अत्याचार ना हो, और परमानेंट निवास भी दे दिया जाएगा, कहाँ पर, त्रिपुरा में ही। इसीलिए अब ये कहाँ रहेंगे, त्रिपुरा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रू कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, तो ट्राइबल कम्युनिटी से संबंधित कहाँ पर अनुच्छेद है, ये डायरेक्टली यूपीएससी में पूछ लिया जाएगा। इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी देखेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब आप ही कमेंट बॉक्स में दोगे। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के द्वारा किया गया था, इसीलिए क्या एक सांविधिक संस्था, मीन्स स्टैट्यूटरी बॉडी। याद रखना ये एक सांविधिक संस्था है, क्योंकि किसी एक्ट के द्वारा जब किसी संस्था को बनाया जाता है तो वो होती है सांविधिक संस्था, और वह संस्था है जो संविधान निर्माण के समय बनी है या संविधान संशोधन के द्वारा बनती है, उनको बोलते हैं संवैधानिक संस्था, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो दोनों में डिफरेंस है, स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सांविधिक संस्था और संवैधानिक संस्था। ऑब्जेक्टिव क्या है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, एमएसपी पर खरीद करती है ये अनाज की। पीडीएस जो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसके तहत जो भोजन बढ़ता है उसके लिए भोजन बना मेंटेन करके रखती है। और बफर स्टॉक, अभी देखो कितना काम आ रहा है हमारे बफर स्टॉक, पूरा एफसीआई अपने बफर स्टॉक के तहत 5 केजी चावल और राइस और 1 केजी दाल सभी लोगों को बांट रही है। तो ये किससे बांट रही है, बफर स्टॉक, मीन्स इन्होंने लगभग 65 जो मिलियन टन है उसका बफर स्टॉक बना रखा है इंडिया में, ताकि कभी भी जब संकट आए और जब कभी अकाल पड़ जाए तो उस देश में उस अनाज को बांटा जा सके। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जितना भी अनाज खरीद करता है तो उसका अनाज की जो खर्चा है वो कहाँ कहाँ से इंक्लूड होता है, जो एमएसपी पर जो खर्चा होता है वो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये दोनों खर्चे, और स्टोरेज का खर्चा, जो स्टोर करके रखते हैं उसका सभी का खर्चा जुड़कर जो इनका भोजन का मीन्स जो टोटल पैसा है एफसीआई का खर्चा होता है किसी भी 1 केजी वीट पर, उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आ जाता है, उसमें एमएसपी का खर्चा भी आता है, उसमें स्टोरेज का खर्चा भी आता है, ये सभी जोड़े जाते हैं। और यही क्वेश्चन यूपीएससी में इस बार पूछा गया था। टॉपिक्स इन शॉर्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत 5 केजी वीट एंड राइस दिया जा रहा है, 1 केजी दाल। हमने ये कल के ही द हिंदू के एक एडिटोरियल में डिस्कशन किया था न्यूज़ में, तो ये आप देख सकते हो प्रधानमंत्री कल्याण योजना के क्या क्या प्रावधान है, वहाँ से यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन किया था, तो वहाँ से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। पीएम केयर्स, द हिंदू के पेज नंबर 10 पे आया, ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में एक फंड बनाया गया है पीएम केयर्स, लेकिन याद रखना कि ये फंड अब आगे भी चलेगा, आगे कोई डिजीज होगी, गरीब कल्याण से संबंधित कोई काम होगा, कोई डिजीज से संबंधित रिसर्च होगा, उसमें भी ये काम आएगा। ये ट्रस्ट है, याद रखना। चेयरमैन इसका पीएम है, इसमें 3 मेंबर हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। और डोनेट कौन कर सकता है इसमें डोनेट इंडिया की कोई कंपनी भी कर सकती है, व्यक्ति भी कर सकते हैं। बाहर का कौन डोनेट कर सकता है, बाहर की कोई सरकार इसमें डोनेट नहीं कर सकती, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें डोनेट कर सकते हैं। अगर WHO अगर डोनेट करना चाहे, कोई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ इसमें डोनेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बाहर की और गवर्नमेंट बाहर के लोग वो इसमें डोनेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई कंपनी बाहर काम कर रही है इंडिया की तो वो इसमें डोनेट कर सकते हैं। बाहर विदेशों में कोई भारत के लोग काम करते हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया की ही है। ये सभी टॉपिक्स हमने आज कवर किया। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्रिक्स का है, ब्रिक्स देशों का है। यहाँ पर ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना एंड रसिया, तो ये 5 देश हैं ब्रिक्स में। तो याद रखना
ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची एंड 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अभी जैसे ब्रू कम्युनिटी था, उससे संबंधित कोई प्रावधान हुए हैं, तो यूपीएससी डायरेक्टली ब्रू कम्युनिटी से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछेगा। केवल जो एरिया वहां से संबंधित है, ब्रू कम्युनिटी क्या है, कहाँ रहती है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या उनका लाभ मिल रहा है हमारे संविधान में, उन आधार पर आधार बनाकर संविधान में से कहीं दूसरी जगह से उससे संबंधित कोई प्रावधान होंगे, उनसे संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब एक क्वेश्चन हम खुद देखते हैं। ये यूपीएससी, वो पिछला जो क्वेश्चन था वो यूपीएससी 2015 का था, ये क्वेश्चन 2019 का है। तो ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमको पता है कि हेपेटाइटिस बी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यकृत शोथ बी मीन्स हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होता है। हेपेटाइटिस बी ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा या माता से बच्चे में, इन सभी के द्वारा होता है। ड्रग्स ले, अगर लोग एक ही सुई से ड्रग्स ले रहे हैं उनके द्वारा, तो सेम ऐसे ही फैलता है। तो ये गलत नहीं था। हेपेटाइटिस सी का टीका है बट हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं है। जबकि पूरे इंडिया में हेपेटाइटिस बी के टीकों को लेकर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही थी, पूरे वर्ल्ड में इस पर WHO एक प्रोग्राम चला रखा है। तो सीधा सीधा यहाँ कौन सा कथन पूछ रहा था, कौन सा सही नहीं है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर डायरेक्टली बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। सार्वभौम रूप से यकृत बी और सी विषाणु से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी की संक्रमित संख्या से कई गुना अधिक है। अभी हम ग्राफ देखे थे, एचआईवी अब नीचे रह गया है, ये बढ़ गया है बहुत आगे वर्ल्ड में। तो याद रखना, सार्वभौमिक रूप से मीन्स यूनिवर्सली, मीन्स पूरे वर्ल्ड में। तो ये भी क्या है, कथन सही है। यकृतशोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक लक्षण दिखाई नहीं देते। विषाणुओं की ये सबसे बड़ी खासियत है कि कुछ टाइम तक उनमें लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए 14 डेज तक क्वारंटाइन में रखा जा रहा है कोरोना वायरस के लोगों को। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है डायरेक्टली। कोरोना वायरस के बारे में भी दे देगा कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में अनेक, यहाँ तो अनेक वर्ष हैं, यहाँ अनेक दिनों तक हो सकता है, किसमें, कोरोना वायरस में। और यहाँ अनेक वर्ष सही है, कई बार हमको 2-2, 3-3 वर्ष हो जाते हैं। एचआईवी के केस में भी ऐसा होता है, ताकि पता ही नहीं चलता, सही में लक्षण पता ही नहीं चलता। इसलिए प्रॉब्लम ये आती है कि जब तक लेट हो जाते हैं स्क्रीनिंग करने के बाद, जब बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तब जाके हमको पता लगता है। तो यहाँ ऑप्शन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी का टीका है। इसलिए सीधा सा आंसर 2019 का क्वेश्चन था, आंसर ऐसे हो जाता है। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आप जरूर कमेंट बॉक्स में देखना आप, और इसके साथ ही आप ये भी पढ़ना कि कितनी अनुसूची हमारे संविधान में, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, उनको आप जरूर याद करना किस किस से संबंधित है। किसी दिन हम अनुसूची से संबंधित डिस्कशन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।